जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आपको ICAR एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत साइंस की क्लासेस, मैथ की क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो चुके हैं। आज से हम लोग जो है वो सोशल साइंस की क्लासेस भी जो है शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने जो सोशल साइंस की सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा ICAR का करंट बैच जो है वो आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराया जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वालिटी बता दूं अपने बैच के बारे में। देखिए, थोड़ा प्रचार भी जरूरी होता है करना। तो पहली जो क्वालिटी है वो आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, और चूंकि हमारी क्लासेस जो है वो अब शुरू हो चुकी हैं, साथ ही साथ में हमारी जो क्लासेस की PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। तो आप कंटेंट को जो है एक बार जाकर जरूर चेक करें। जब आपको लगे कि कंटेंट आपको अच्छा दिया जा रहा है तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नहीं भी लगे तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मैं दूसरी क्वालिटी आपको बता दूं, फ्री क्लास PDF। हमारे टीचर्स के द्वारा जो भी क्लासेस जो हैं आपको बोर्ड पर कराई जाएंगी, उसकी फ्री क्लास PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एजुकेटर गुरु नाम से जब आप टेलीग्राम पर चैनल सर्च कर रहे होंगे तब आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो आप जरूर उसे ज्वाइन करें। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो डेली प्रैक्टिस सेशन, डेली प्रैक्टिस सेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको ICAR एग्जाम के लिए डेली प्रैक्टिस सेशन, दैट मीन्स जो भी हम क्लासेस में पढ़ेंगे उस टॉपिक को जो है शाम को आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल इंपोर्टेंट हो सकते हैं, आए हों या आने की संभावना हो, उन टॉपिक्स पे जो सवाल कराए जाते हैं, तो आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है हमारी क्लासेस से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारे टीम के माध्यम से एक टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बनाया गया है। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप उस डाउट को पूछने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारा जो डाउट ग्रुप है करंट बैच नाम से, उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारी क्लासेस की बात हो गई। अब बात करते हैं हम अपनी आज की क्लास के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सामाजिक विज्ञान की। सोशल साइंस जो है आपके एग्जाम में आने वाला है 25 अंकों का। 25 क्वेश्चन जो है आपको सोशल साइंस से मिलेंगे। तो यह जो आपका पाठ्यक्रम है आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जो सोशल साइंस का पाठ्यक्रम है वो किसी अन्य एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह केवल जो है वो ICAR एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो सोशल साइंस के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक दिया है वो है लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या है। भाई, अगर हम लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के फायदे क्या है या लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र के घाटे क्या हैं। भाई, अगर कोई भी चीज है तो उसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ उसके नुकसान, तो हम दोनों चीजों पर चर्चा कर रहे होंगे। साथ ही साथ लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे भारत व विश्व में लोकतंत्र के बारे में, इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे होंगे। और आज की क्लास की शुरुआत जो है हम भारत में लोकतंत्र पर ही जो है वो शुरू करेंगे। दैट मीन्स लोकतंत्र क्या होता है और भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र प्रचलित है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम विश्व के लोकतंत्र के बारे में भी चर्चा कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारत व समकालीन दुनिया। भारत व समकालीन दुनिया, इसके अंतर्गत हम जो है वो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, नाजीवाद, हिटलर तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे प्रथम वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा जो है भारत व समकालीन दुनिया के अंतर्गत कर रहे होंगे। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप विश्वास रखिए, 25 अगर सवाल आने वाले हैं तो 8 सवाल जो है आपको
लगभग जो है इस टॉपिक से मिलेंगे, भारत व समकालीन दुनिया से। तो डिटेल में जो है हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है, कितने प्रकार से हम आर्थिक विकास को कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन से कारक जो है आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इन सभी पर चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत कर रहे होंगे। और फिर हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि वर्तमान समय में बाढ़ की समस्याएं, भूस्खलन की समस्याएं, ये जो समस्याएं हैं वो वर्तमान समय से नहीं, प्राचीन समय से जो है हमारे यहाँ प्रचलित है। कौन कौन सी समस्याएं, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे आपदा प्रबंधन, जैसे कि भूस्खलन होता है, आपने देखा पहाड़ों पर जो पहाड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन जो है हम डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पर कर रहे होंगे। कैसे जो है कोई भी आपदा आती है उसका हमें मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, आपको सारी चीजें इस टॉपिक में मैं बता रहा हूँ। यह टॉपिक भी जो है किसी अन्य पाठ्यक्रम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम में स्पेशली इसे सम्मिलित किया गया है आपदा प्रबंधन। जितने भी स्टेट से सर्विस होती है, सिविल सर्विस होती है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसमें ये जो सब्जेक्ट है वो जुड़ा होता है आपदा मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ जो है वो सम्मिलित किया गया है और अन्य किसी भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा सोशल साइंस जो है किसी भी अन्य एग्जाम में नहीं आता। तो पूरा सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे साथ सारी क्लासेस लगातार लेंगे तो आपकी सफलता जो है निश्चित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 25 क्वेश्चन में से आप लगभग 20 प्लस क्वेश्चन जो है वो हमारी क्लासेस से देख रहे होंगे। और जब एग्जाम होगा उसके बाद जब हम क्वेश्चंस एनालिसिस कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी क्लासेस से आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए जब तक हमारी क्लासेस हैं और अच्छे से करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है लोकतांत्रिक राजनीति। तो सबसे पहले जान लेते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में बात अगर करें लोकतंत्र की, ठीक है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होता है लोकतंत्र, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें जिसमें शासकों का जो चुनाव है जनता द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है। किसी भी देश में देखिए सरकारें दो प्रकार की हो सकती है। अगर मैं लोकतंत्र क्या बताऊं तो सरकार कितनी प्रकार की हो सकती है। सरकार, एक सरकार हो सकती है लोकतांत्रिक सरकार, और एक हो सकती है गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होगी, जहां शासकों का जो चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। मतलब हमारे द्वारा अगर शासकों का चुनाव होगा तो वहां की जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी सरकार कहलाएगी, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप जानते हैं वर्तमान में भारत कैसा देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हम बात करें गैर लोकतांत्रिक देशों के बारे में, या गैर लोकतांत्रिक क्या होता है, जहां लोगों का जो चुनाव, जहां शासकों का जो चुनाव है, शासकों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता, जनता के द्वारा नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो किसी राजवंश से संबंधित होंगे या किसी शाही परिवार से संबंधित होंगे, और उनका बेटा ही या उनका लड़का ही जो होगा वो क्या बनेगा, राजा बनेगा या शासक बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो सऊदी अरब में आप देखते हैं, सऊदी अरब, ठीक है, वहां जो शासक हैं, वहां के शासकों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वो एक शाही परिवार से बिलोंग करते हैं और उनका बेटा ही जो है वहां सलमान या जो भी पद होता है वो बनता है।
तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होगी? जहां शासकों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। जैसे भारत में हम प्रधानमंत्री या अपने विधायक या सांसदों का चुनाव जो है हमारे द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। जब हम लोकतंत्र को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षीय लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जब हम डिटेल में बात कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा होता है, साथ ही साथ भारत में जो है वो किस प्रकार का लोकतंत्र जो है प्रचलित है। इन सभी चीजों पर चर्चा कर रहे होंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। तो ये लोकतंत्र क्या है? जहां शासकों का जो चुनाव है ना वो जनता करेगी, आपके द्वारा अगर किया जा रहा है तो लोकतंत्र कहलाएगी वो सरकार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई, लोकतांत्रिक सरकार या गैर लोकतांत्रिक सरकार। यहां याद रखिए, चाहे सरकार लोकतांत्रिक हो चाहे गैर लोकतांत्रिक, लेकिन वो अपने आप को क्या मनवाना चाहती है? लोकतांत्रिक सरकार ही मनवाना चाहती है। तो आपको मैं जिन भी लोकतंत्र के बारे में या जिन भी देशों के लोकतंत्र के बारे में बताऊंगा, आप वहां डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे कि जो मैं बता रहा हूं क्या सही बात है या नहीं। ये सारी चीज आप क्रॉस चेक भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई भी सरकार लोकतांत्रिक है तो उसकी क्वालिटी क्या क्या हो सकते हैं? लोकतांत्रिक है तो क्या क्या तत्व जो है उसके लिए आवश्यक हैं? अगर कोई सरकार लोकतंत्र होगी, लोकतांत्रिक होगी, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि लोकतांत्रिक है? इन सभी चीजों पर जो वो चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी सरकार लोकतांत्रिक है तो वहां एक व्यक्ति एक वोट व समान वोट का प्रचलन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी लोकतांत्रिक जो सरकार है वहां के नागरिकों को, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सभी की जो वोट की वैल्यू है वो समान होती है। किस सरकार में? लोकतांत्रिक सरकार में होती है। तो आपसे पूछा जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक तत्व क्या है, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति एक वोट जो है होना, और उस वोट की जो समान वैधता होना ही क्या कहलाती है? लोकतंत्र सरकार का पहला आवश्यक तत्व है। अगर ऐसी चीज वहां प्रचलित नहीं है तो आप कह सकते हैं वो सरकार जो है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम दूसरे तत्व के बारे में। लोकतंत्र में जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, लोकतंत्र में जो शासकों का चुनाव है, जो हम राजा या जो हमारा शासक है वो चुन रहे हैं, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये तो परिभाषा भी थी लोकतंत्र की, और ये आवश्यक तत्व भी है। अगर कहीं लोकतंत्र है, अगर डेमोक्रेसी है, तो वहां के शासकों का जो चुनाव है कैसे किया जाएगा? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है तो वहां शासकों का जो चुनाव होगा वो कैसे किया जाएगा? डायरेक्ट जनता के लोगों को द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर पॉइंट के बारे में, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक नियमों व नागरिक अधिकारों के की लक्ष्मण रेखा के बीच में कार्य करती है। लक्ष्मण रेखा के बीच में जो कार्य है वो करती है। मैंने आपको तीसरा पॉइंट क्या बताया कि लोकतांत्रिक, अगर कोई भी सरकार लोकतांत्रिक होगी तो वो संवैधानिक नियमों व नागरिक अधिकारों की जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी सरकार
एक निश्चित नियमों के अंदर रहकर कार्य करती है। वहां के नागरिकों को जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं उन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। अगर ऐसा किया जाता है तो वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वो अपने अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट या अन्य जो भी व्यवस्था उनके राज्य या राष्ट्र में प्रचलित है वो उस आधार पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं या कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। तो तीसरा आवश्यक तत्व मैंने आपको क्या बताया कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक नियम व नागरिक अधिकारों की लक्ष्मण रेखा के बीच में जो है वो कार्य करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो उसका चुनाव निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। तो मैंने 4 आवश्यक तत्व जो हैं आपको बताए हैं लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। अगर कोई भी सरकार लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी अगर वहां है तो कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। एक व्यक्ति एक वोट का, समान वोट का प्रचलन होगा, एक व्यक्ति एक मूल, और वोट की जो वैल्यू है वो समान होगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। सेकंड पॉइंट आपको मैंने क्या बताया कि लोकतंत्र में जो शासक हैं उनका चुनाव कौन करती है, डायरेक्ट जनता करती है। जैसे हमारे सांसदों का जो चुनाव है हम डायरेक्ट वोट देकर करते हैं। हाल ही में जो है वोट भी उत्तर प्रदेश, कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, इन राज्यों में जो है वो वोट हो रहे हैं। तो आप अपने जो सांसद या विधायक हैं अपने, उनका चुनाव करेंगे, स्वयं वोट देंगे जाके। तो यही क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक तत्व में भी सम्मिलित है। दूसरा तत्व था। तीसरा मैंने आपको बताया अगर कोई भी सरकार लोकतांत्रिक या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो क्या करेगी, संवैधानिक नियम व नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बीच में ही रहकर कार्य करती है। ना तो वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करती है और ना ही नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करती है। यहाँ मैंने आपको बताया नागरिकों के अगर अधिकारों का उल्लंघन होगा तो नागरिक क्या कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया संवैधानिक नियम। संवैधानिक नियम क्या होते हैं, यहाँ से शब्द प्रयोग हुआ है संवैधानिक नियम। तो हमारा संविधान जो है वही संवैधानिक नियम है। दैट मीन्स हमारे संविधान में ही कुछ नियम एवं कानून बनाए गए हैं, उन्हीं में रहकर सरकार क्या करती है, लोकतांत्रिक अगर सरकार है तो गवर्नमेंट जो है कार्य करती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार से हो सकती है, अगर गैर लोकतांत्रिक की बात करें, गैर लोकतांत्रिक, तो पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि सरकारें कितने प्रकार की होती हैं तो आप क्या कहेंगे, सरकारें 2 प्रकार की होती हैं। पहला लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में शासकों का जो चुनाव है वो क्या किया जाएगा, डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाएगा। जबकि गैर लोकतांत्रिक में जो चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं किया जाता, जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो पावर है या जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति में होगी। भाई जो राजा होगा, जो प्रिंस होगा या जो सलमान, जो भी हम सब पद का नाम का प्रयुक्त करेंगे, सारी शक्तियां किस व्यक्ति के पास होंगी, किसी एक व्यक्ति के पास होगी अगर गैर लोकतांत्रिक सरकार है। जबकि अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो शक्तियों को क्या होगा, विकेंद्रीकरण। इसका मतलब शक्तियों का बंटवारा किया होगा, राज्य के पास कुछ शक्तियां होंगी, केंद्र के पास कुछ शक्तियां होंगी, और जो पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष या जो भी पद प्रचलित हैं उन पदों के पास अपनी अपनी शक्तियां होंगी। यही क्या कहलाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो आपसे पूछा जाएगा क्या लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल, शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। मतलब शक्तियां बटी हुई होती हैं। लेकिन यहाँ आप याद रखेंगे अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो जरूरी नहीं है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। क्या बताया मैंने, अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो यह जरूरी नहीं है, रेड पेन से लिखा है कि आवश्यक नहीं है कि शक्तियों का क्या है, विकेंद्रीकरण किया जाएगा। हो सकता है वहां सारे डिसीजन जो है, सरकार तो डेमोक्रेसी की होगी लेकिन वहां सारे डिसीजन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हो। आप यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां जो राष्ट्रपति है, अगर हम यूएसए की बात करें तो राष्ट्रपति शासन का वास्तविक प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख कौन सा होता है, वास्तविक प्रमुख वही व्यक्ति वह है जो अपनी शक्तियों का स्वयं इस्तेमाल करता है, ना कि उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किसी अन्य पद के द्वारा या किसी अन्य समूह या संस्था के द्वारा किया जाता है। जबकि भारत की हम बात कर रहे होंगे
तो मैं आपको बता रहा हूँगा, भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक प्रमुख नहीं होता, बल्कि नाम मात्र का प्रमुख होता है। उसकी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज हम वहां जान रहे होंगे, तो यहाँ तक आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। मैंने क्या बताया सबसे पहले आपको, लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो जहां शासकों का चुनाव जो है डायरेक्ट जनता करेगी, वह क्या होगा, लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए। कहीं कहीं आप देखेंगे एक व्यक्ति एक वोट है, कहीं कहीं आपको कहीं कहीं देशों में, कुछ कुछ देशों में आपको देखने को मिलेगा कि वहां के जो अमीर व्यक्ति हैं उनके वोट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, और गरीब व्यक्ति के वोट की वैल्यू जो है वो कम है। कहीं कहीं अमीर व्यक्ति को जो है 2 वोट देने का अधिकार है, तो कहीं कहीं गरीब व्यक्तियों को 1 ही वोट देने का अधिकार, नहीं वोट देने का भी अधिकार आपको देखने को मिलेगा। तो वहां की जो सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं होंगी। यहाँ मैं आपको बताऊं, वर्तमान में ज्यादातर राष्ट्रों में या ज्यादातर देशों में आपको लोकतांत्रिक सरकारें देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, दूसरा पॉइंट आपको बताया कि लोकतांत्रिक अगर चुनाव है, तो ये तो मैं परिभाषा में ही बता चुका हूं कि जनता के शासकों का चुनाव ही करेगी डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, लोकतांत्रिक अगर सरकार है तो कुछ नियमों एवं नागरिकों के अधिकारों के बीच रहकर क्या कर रही होगी, कार्य कर रही होगी, उनका उल्लंघन नहीं करेगी अगर लोकतांत्रिक सरकार होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था कि लोकतांत्रिक चुनाव जो कराए जाते हैं वो निष्पक्ष रूप से कराए जाएंगे। निष्पक्ष, सभी को समान अवसर उपलब्ध रहेंगे। अगर लोकतांत्रिक सरकार है, कोई जीत हार के सभी को क्या होंगे, समान अवसर प्राप्त होंगे। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे किसी भी कोई भी पार्टी हो, उस सभी को क्या है, अधिकार प्राप्त है लड़ने का। हो सकता है चुनाव में कोई और पार्टी जीते, इस बार कोई और पार्टी जीते, उस बार कोई और पार्टी जीते। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं वो वहां की पब्लिसिटी, वहां की सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उन सारी चीजों पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको क्या बताया, निष्पक्ष चुनाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसकी पार्टी है या जिसकी पार्टी वर्तमान में जीती हुई है उसे कुछ ज्यादा वेटेज मिलेगा या उसे कुछ ज्यादा सीटें मिलेंगी। सभी को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अगर लोकतांत्रिक चुनाव हुई तो करेगी। तो ये सारे जो थे आवश्यक तत्व थे डेमोक्रेसी के लिए। आशा करता हूं सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल डेमोक्रेसी से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी सबका समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्कों के बारे में और विपक्ष में। अगर लोकतंत्र है तो क्या क्यों है, उसके पक्ष में कुछ तर्क होंगे, भाई ये इससे फायदे हैं लोकतंत्र से, इसलिए लोकतंत्र होना चाहिए। कुछ दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे होंगे, नहीं लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ये कहेंगे लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, उनके हिसाब से क्या पक्ष, उनके तर्क कौन से हैं? तो हम पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर लेते हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। अगर हम बात करें लोकतंत्र के पक्ष में तर्क की, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, लोकतंत्र लोकतंत्र के विपक्ष में। भाई कोई भी चीज हो, कोई भी मुद्दा हो, सभी के कुछ पक्ष में तर्क पड़ते हैं और कुछ जो है वो विपक्ष में तर्क पड़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पक्ष में तर्क के बारे में। तो अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि लोकतंत्र अच्छा है तो वो किस आधार पर कहता है, और अगर अच्छा नहीं है तो किस आधार पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पक्ष के बारे में। तो कहता है लोकतंत्र में, भाई पहला अंतर तो क्या है, परिभाषा से ही है। लोकतंत्र में शासक का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है।
अब विपक्ष वाला क्या कह रहा है? विपक्ष वाला कह देगा भाई, लोकतंत्र के पक्ष वाला व्यक्ति क्या कह रहा है कि अच्छा है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में जो चुनाव है वो हमारे डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। जबकि विपक्ष वाला क्या कहेगा कि नहीं, लोकतंत्र जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र में अस्थिरता ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। तो मैंने आपको क्या चीजें बताई? मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली क्या चीज बताई? लोकतंत्र में अस्थिरता ज्यादा होती है, जबकि इसमें जो होती है शासकों का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या कि लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है। इसलिए लोकतंत्र जो है वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने में देरी होती है। तीसरा पॉइंट फिर विपक्ष वाला कह रहा है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार ज्यादा पाया जाता है, भ्रष्टाचार ज्यादा पाया जाता है। और चौथा जो तर्क दे रहा है ये व्यक्ति जो विपक्ष में है, वो कह रहा है लोकतंत्र में जो शासक होते हैं, लोकतंत्र में शासक जनता के हितों का जो है वो ध्यान नहीं रखते, हितों का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है। दूसरा व्यक्ति एक तरफ जो पक्ष वाला था वो क्या कह रहा था? नहीं, अच्छा है, क्योंकि शासकों का जो चुनाव है वो कौन कर रहा है? डायरेक्ट जनता कर रही है। और पक्ष वाला दूसरा मत दे रहा है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए निर्णय जो है वो अच्छे होने की या बेहतर होने की संभावना भी क्या होगी? ज्यादा होगी। विपक्ष वाला कह रहा था क्या कि लोकतंत्र में निर्णय लेने में भैया देरी हो जाती है, इसलिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। अगर तो ये क्या कह रहा है? भाई देरी तो होती है लेकिन जवाबदेही भी तो ज्यादा है। तो अगर तीसरे की बात करें, नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, नागरिकों को सम्मान दिया जाता है। ठीक है। चौथा, समानता पर आधारित होता है, समानता पर आधारित होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक तरफ लोकतंत्र के पक्ष में है, दूसरी तरफ विपक्ष में। पक्ष में पहला तर्क कौन सा है? मैं समझाता हूं एक एक करके आपको। पहला कह रहा है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता करती है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, लोकतंत्र में जो शासकों का चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल में हम किसकी बात करेंगे? अपने भारत देश के बारे में। हम भी क्या करते हैं? अपने शासकों का चुनाव करते हैं। ये तो पक्ष वाले व्यक्ति कह रहा है, इसलिए लोकतंत्र क्या है? अच्छी बात, अच्छा है भाई, हम अपने शासक का चुनाव खुद कर सकते हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? जबकि गैर लोकतंत्र में क्या है? हम चुनाव कर सकते हैं नहीं। आपका मन है कि आपका राजा बहुत बुरा है, बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है, कोई कार्य नहीं करता, क्या आप उसे पद से हटा सकते हैं? तो अगर लोकतंत्र नहीं है तो आप उसे पद से नहीं हटा सकते। अगर लोकतंत्र है तो आप पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जो विपक्ष में तर्क दे रहा है वो क्या कह रहा है? लोकतंत्र में अस्थिरता ज्यादा होती है भैया, इसलिए बहुत बुरा होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, उससे तो बढ़िया गैर लोकतंत्र है। अस्थिरता का मतलब क्या है? लोकतंत्र में जो सरकारें आती हैं या जिस भी पार्टी की सरकार बनती है उनमें अस्थिरता ज्यादा पाई जाती है। आप देखते होंगे इस बार किसी अन्य पार्टी की सरकार बनती है, 5 साल के बाद किसी अन्य पार्टी की सरकार बनती है, फिर 5 साल बाद किसी अन्य पार्टी की सरकार बनती है। तो इस प्रकार से जो होती है वो अस्थिरता पाई जाती है। इससे क्या नुकसान हो सकते हैं अगर अस्थिर है? तो मान लीजिए कोई भी योजना जो है वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, या कोई भी रोजगार जो है वर्तमान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और उनकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाती, 90% ऑफ जो प्रक्रिया है
वो पूर्ण हो जाती है, लेकिन 10% प्रक्रिया जो वो पूर्ण नहीं हो पा जाती। तो अगर लोकतांत्रिक अस्थिरता है तो पार्टी अगली बार बदलेगी, 5 साल बाद हो सकता है पार्टी बदल गई हो, भाई चुनाव हो गए, उनकी तो प्रक्रिया चल रही थी, हो नहीं पाई, तो हो सकता है अगली जो सरकार आए वो उस जो नौकरी मिली है या जो रोजगार के अवसर बच्चों को मिलने वाले थे वो उन्हें फिर नहीं मिल पाएंगे, और यही क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक अस्थिरता कहलाती है, क्योंकि पार्टी लगातार क्या है, बदलती जा रही है। ठीक है जय सर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र में जवाबदेही ज्यादा होती है। कैसे जवाबदेही ज्यादा है, भाई आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ते होंगे, तो हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी जो कार्यपालिका है वो, या मंत्री परिषद या कार्यपालिका, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारी जो सरकार होती है, जो मंत्री परिषद होती है, वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो लोकतंत्र में जवाबदेही ज्यादा है। अगर जवाबदेही ज्यादा होगी तो जो निर्णय होंगे उनके बेहतर होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। जबकि अगर लोकतंत्र का विपक्ष वाला व्यक्ति क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है। भाई निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, क्योंकि आप कोई भी विधेयक लाते हैं, अगर आप कोई भी विधेयक लाते हैं लोकतंत्र में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे संसद में पेश करेंगे, ठीक है, फिर बहस होगी, उसके बाद लोकसभा से पास होगा, उसके बाद राज्यसभा से पास होगा, फिर कहीं प्रेसिडेंट जाकर साइन करता है, उसके बाद भी उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा रही हो, तो फिर इतने समय के बाद जो है वो कोई भी कार्य या कोई भी विधेयक पास होता है। तो जो विपक्ष वाला तर्क दे रहा है वो सही तर्क दे रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने में क्या होती है, देरी होती है। जबकि गैर लोकतांत्रिक में तो राजा जी हैं, राजा जी के पास कोई भी चीज पहुंची, उन्होंने कहा सही है तो फिर वो वहीं से सही हो जाएगी। अगर उन्होंने कहा ये चीज लागू कर दो तो उसी समय से वो चीज क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। लेकिन अगर लोकतांत्रिक सरकार होगी तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रॉपर एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसी आधार पर जो है वो कार्य होते हैं। लेकिन जो पक्ष वाला व्यक्ति वो क्या कह रहा है कि भाई लोकतंत्र में जवाबदेही ज्यादा है, तो फिर निर्णय क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। मान लीजिए देर तो लग रही है यहाँ लोकतंत्र में हमें, लेकिन देर से जो निर्णय होगा उसके बेहतर होने की संभावना ज्यादा होगी, ना कि जो निर्णय हमने जल्दी में ले लिया है उसमें बेहतर होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो विपक्ष वाला है ये तर्क दे रहा था, पक्ष वाला ये तर्क दे रहा था। नेक्स्ट क्या है, नागरिकों को सम्मान दिया जाता है, अधिकार प्रदान किए जाते हैं लोकतांत्रिक सरकार में। अगर कहीं गवर्नमेंट है, अगर हम भारत गवर्नमेंट की बात कर लें, इंडियन गवर्नमेंट की, तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और हमें आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार प्रदान है। जबकि गैर लोकतांत्रिक अगर सरकार होती है तो हो सकता है आपको वहां मौलिक अधिकार प्रदान ना किए जाए, और आपको अगर मौलिक अधिकार दिए भी गए हों वो नाम मात्र के मौलिक अधिकार हों। जबकि भारत में आपके जो मौलिक अधिकार हैं अगर उनकी पूर्ति नहीं की जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, उन पर मुकदमा या जो भी आगे की प्रक्रियाएं हैं, आप जब पढ़ रहे होंगे पॉलिटी में 12 से 35 आर्टिकल, तब मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट था, समानता पर आधारित होता है। लोकतंत्र में सभी को समान माना जाता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो। आप भारत का एग्जाम्पल ले लेंगे, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी क्या है, समानता पर आधारित हो। लेकिन जो विपक्ष वाला व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार ज्यादा पाया जाता है भैया, इसीलिए लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी है जो नहीं होनी चाहिए। अब इस पॉइंट को समझते हैं, भ्रष्टाचार वही कैसे ज्यादा है अगर लोकतंत्र है तो। ये सारे पॉइंट तो हमने इधर वाले समझ लिए थे। ठीक है, तो हम कौन सा पॉइंट समझ रहे थे कि लोकतंत्र में जो है वो भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है वो ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। जो विपक्ष में तर्क है वो ये कह रहा है व्यक्ति कि भाई लोकतंत्र में तो भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। कैसे भ्रष्टाचार ज्यादा होता है,
आप सभी जानते होंगे जैसे ही लोकतंत्र में चुनाव आते हैं, सरकार के द्वारा खर्चों में वृद्धि की जाती है। अगर सबसे सरल तरीके में बात करें तो आपके जो भी प्रधानी का भी इलेक्शन होता होगा तो वहां आप देखते होंगे बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार होते हैं। आपको फ्री में सारी सुविधाएं दी जाती हैं उस समय के दौरान, चाहे दारू पीना हो, चाहे आपके मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे आपकी गाड़ी में पेट्रोल हो, सारी चीजें जो है आपको फ्री में दी जाती हैं। क्यों? कैसे ही वो चुनाव को जीत जाएं। उनका उद्देश्य क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन ये जो चुनाव वो जीत रहे हैं वो एक प्रकार से गलत तरीके से ही तो है। इससे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही तो मिल रहा है। हर व्यक्ति कहेगा भाई 1000 रुपए हमें दे दो, हम आपको वोट दे देंगे। दूसरे व्यक्ति के पास गए 5000 रुपए दे दो, हम आपको वोट दिलवा देंगे, या 10 लोगों के और वोट दिलवा देंगे, हम हमें इतने रुपए दे दीजिए। तो इससे भ्रष्टाचार में क्या होता है, वृद्धि होती है। साथ ही साथ आपने को कई बार आप लोगों को सुनने को या देखने को मिलता होगा कि जो चुनाव में जो टिकट मिलते हैं उन्हें क्या जाता है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। कई बार न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि वहां का टिकट उन्होंने जो है वो खरीदा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, यही इस प्रकार से क्या होती है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। जो विपक्ष में तर्क दे रहा था वो व्यक्ति सही कह रहा था, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो कुछ जगहें आपको ऐसे देखने को मिलेंगी और कुछ हद तक जो है ये बात आपको सही भी लगेगी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें भ्रष्टाचार पाया जाता है। लेकिन याद रखिए, सरकार चाहे लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक, करप्शन जो है वो हर गवर्नमेंट में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था, जो लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के हितों का ध्यान नहीं रखती है। विपक्ष में एक तर्क और आता है कि लोकतंत्र में जो पाई जाने वाली जो सरकार होती है वो नागरिकों के हितों का ध्यान नहीं रखती। वो नागरिकों के हितों का ध्यान कब तक रखती हैं, जब तक वो चुनाव को नहीं जीत जाते। जब वो चुनाव को जीत जाते हैं तो वो नागरिकों के हितों का ध्यान रखना बंद कर देते हैं, केवल अपने हितों का ध्यान रखते हैं। विपक्ष में व्यक्ति कह रहा है, इसलिए लोकतंत्र जो है वो नहीं होना चाहिए। सभी चीजों को समझने के बाद और पढ़ने के बाद निष्कर्ष की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपको आपके शासकों को चुनाव करने के अधिकार प्राप्त होते हैं, आपको अपने मौलिक अधिकार प्रदान होते हैं। सारी चीजें आप अपने नागरिकों को, शासकों को चुन सकते हैं और शासकों को उनके पद से हटा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले बात की थी जो समाज सोशल विज्ञान है हमारा, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने चर्चा की लोकतंत्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे होंगे भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर जो चर्चा है वो अपनी क्लास में कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।